सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं, हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर भाविन ब्रह्मभट्ट, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। और आज आपसे बातचीत का विषय है उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर ब्रह्मभट्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू अनिल जी, और इनवाइट करने के लिए मैं आपका खूब आभारी हूँ। डॉक्टर भाविन ब्रह्मभट्ट, आजकल जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की बात की जाती है और उसमें सबसे पहला नंबर जो है वो उच्च रक्तचाप का है जी। पहले तो बताएं कि ये रक्तचाप क्या है, कैसे इसको नापा जाता है, क्यों इसे रक्तचाप कहा जाता है? ब्लड प्रेशर इंसान के शरीर में हार्ट से पंप किया हुआ ब्लड का धमनियों पे यानी कि आर्टरीज पे दबाव, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब सभी इंसान को ब्लड प्रेशर होता है जो कि नॉर्मल बोला जाता है। किसी को हायर साइड में है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, और किसी को लो ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ रहती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू एज वेरिएशंस उसमें पाए जाते हैं। जैसे छोटी उम्र में होगा तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज डिफरेंट होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज है वो डिफरेंट रहेगा। इस प्रकार से ब्लड प्रेशर रहता है। तो वो कौन सी नॉर्मल रेंज है जिससे ऊपर हम कहेंगे कि ये उच्च रक्तचाप है? जी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर सामान्य भाषा में समझने के लिए 140 सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, उससे अधिक है तो हायर ब्लड प्रेशर बोला जाता है। और नीचे का ब्लड प्रेशर, दो प्रकार के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर है तो उसको हाइपरटेंशन माना जाता है। सामान्य तौर पर ऐसे कहा जाता है कि 120/80 ये सामान्य है। जी जी जी। तो इससे क्या समझें? 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और 80 मतलब नीचे वाला यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। खून के सिस्टम में इस प्रकार से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनाया गया है जिससे हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट की पंपिंग से रिलेटेड है। हार्ट जब पंप करता है तब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माना जाता है। और जब हार्ट रिलैक्सेशन वाली पोजीशन में आता है, इमीडिएटली आफ्टर पल्स जब मूव करती है, उसके बाद के ब्लड प्रेशर को जब नापते हैं तो उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो इसलिए ये दोनों ब्लड प्रेशर का आना बहुत जरूरी होता है। तो ये सामान्य जो हमने 120 और 80 कहा, तो क्या ये कुछ आयु से संबंधित है? जी अनिल जी, 120-80 ब्लड प्रेशर अगर छोटी उम्र में देखें तो शायद बॉर्डरलाइन नॉर्मल ब्लड प्रेशर में भी आ जाता है। एक ब्लड प्रेशर का एक नॉर्मोग्राम होता है उम्र के साथ में, एक जैसे ग्रोथ चार्ट का एक ग्राफ होता है ना, इसी प्रकार ब्लड प्रेशर का उम्र के साथ में एक नॉर्मोग्राम बनता है। तो जैसे कम उम्र के बच्चे हैं, जैसे 4 या 5 साल के बच्चे हैं, उसमें ब्लड प्रेशर 110/70, 110/68 ऐसा भी रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर की, जैसे मैंने बताया नॉर्मोग्राम में नॉर्मल वैल्यूज चेंज होती जाती है। तो 120/80 ब्लड प्रेशर अगर छोटे बच्चों में बात करते हैं तो बॉर्डरलाइन नॉर्मल ब्लड प्रेशर में भी आ सकता है। इसलिए उम्र से उसको कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। इसे नापा कैसे जाता है? आजकल हम देखते हैं कि कुछ ऐसे गैजेट्स आ गए हैं और घड़ियों से भी ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है, और पहले हम देखते थे मशीन से नापा जाता था। इन दोनों में क्या अंतर है? ये बहुत अच्छा सवाल है अनिल जी। जो स्टैंडर्ड तरीका है ब्लड प्रेशर नापने का आज की तारीख में भी, जो भी आइडियल बोलते हैं, जिसके बेस पे कोई भी ट्रीटमेंट प्लान करना है, तो मर्क्यूरी मैनोमीटर से ही ब्लड प्रेशर नापा जाना चाहिए। जो आपने पहले भी देखा होगा, बहुत सालों से यही एक ब्लड प्रेशर का मीटर होता है जिससे ब्लड प्रेशर नोट करते हैं। क्योंकि घर में भी आजकल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की एडवाइस दी जाती है सभी पेशेंट्स को। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिजाइन किए गए हैं। वो उसमें मर्क्यूरी सिस्टम नहीं रहता है, ऑटोमेटिक वो पल्स से नापा जाता है। एक होता है रिस्ट से ब्लड प्रेशर नापना, दूसरा होता है आर्म से ब्लड प्रेशर नापना। हमेशा हमारी जो कन्वेंशनल टीचिंग में बोलते हैं कि आर्म से नापा हुआ ब्लड प्रेशर हमेशा बेहतर रहता है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी यूज करते हैं, अच्छी कंपनी के आते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अपने वेरिएशंस होते हैं जो नॉर्मल से थोड़े से 10% चेंजेस में मिले जाते हैं। पर एक अंदाजा के लिए घर में इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होना कोई खराब बात नहीं है। पर जब भी डाउट आता है तो हमेशा उसको कंफर्म करने के लिए कन्वेंशनल तरीका यानी कि मर्क्यूरी वाला मैनोमीटर ही यूज करना चाहिए। मर्क्यूरी वाला मैनोमीटर डॉक्टर्स के पास अवेलेबल रहता है। घर में उसको करने के लिए वो सीखना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉनिक में सीखने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल होता है, ऑटोमेटिक ये नाप लेता है। तो हम कह सकते हैं कि जो उद्देश्य आपका है, अगर केवल मॉनिटरिंग के लिए आप कर रहे हैं, राइट, तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर किसी खास उद्देश्य से, जैसे किसी रोग को स्थापित करना है, तो फिर डॉक्टर के पास जाकर मैनुअली चेक करना चाहिए। तो डॉक्टर भाविन ब्रह्मभट्ट, अगर ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे है, जैसे कि हम हाई रेंज में और नीचे लो में कह रहे हैं, तो क्या कुछ खास बीमारियों के लक्षण हैं? जी, अब ब्लड प्रेशर
एक बीमारी मानी जाती है हाइपरटेंशन। नॉर्मली 35-40 इयर्स के बाद में इसको पाया जाता है। इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। एसेंशियल इसलिए कि कई बार इसमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है और कोई स्पेसिफिक शरीर के अंदर चेंजेस होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर आता है, इसलिए एसेंशियल माना जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर है तो मेजॉरिटी लोगों में अगर 160-170 से ऊपर नहीं है तो कई बार लक्षण नहीं मिलते हैं, मेजॉरिटी टाइम नहीं मिलते हैं। जब तक वो हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जाके नपवाते नहीं है ब्लड प्रेशर, तब तक पता नहीं चलता है कि ब्लड प्रेशर इसका या उसका बढ़ा हुआ रह रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए ब्लड प्रेशर को नापना। अगर ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति को लक्षण देता है तो क्या हो सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेडेक्स, स्पेशली बैक साइड ऑफ द हेड में पेन होता है। मॉर्निंग हेडेक्स, मतलब यूजुअली मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए जब भी उठते हैं, ब्रश करते हैं, कुछ रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो हेडेक्स होना बहुत स्वाभाविक होता है। इसके अलावा जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो हार्ट में पैल्पिटेशंस होने की संभावना रहती है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशंस जब होने लगते हैं, ब्लीडिंग होना, चाहे ब्रेन में हो चाहे नाक से ब्लीडिंग होना, हार्ट पे लोड आना, किडनी पे प्रभाव आना, तो उसकी वजह से फिर दूसरे सेकेंडरी लक्षण जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सिम्टम्स ऑर्गन्स के, वो आना स्टार्ट होता है। पर नॉर्मल कॉमनेस्ट सिम्टम जो ब्लड प्रेशर का होता है ये होता है हेडेक, और फिर एडवांस होने के बाद में दूसरे लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या कुछ गंभीर बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ना? जी, अब ब्लड प्रेशर अपने में एक बीमारी है जो दूसरी बीमारियों को जन्म देती है। ब्लड प्रेशर के टारगेट, मतलब एक अगर उसको अपन विलन बोले तो विलन के दुष्परिणाम शरीर में कहाँ कहाँ हो सकते हैं। एक सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करें तो ब्रेन के अंदर हाई ब्लड प्रेशर के कारण स्ट्रोक, मतलब लकवे जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। सेकंड नंबर पे ऑर्गन आता है आईज, जिसके अंदर पर्दा, रेटिना बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय तक रहा या फिर अनकंट्रोल रहा थोड़े भी समय के लिए तो आंख की रेटिना पे खून की नलियों में दबाव बढ़ने से उसके दुष्परिणाम, जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं, वो हो सकता है। तीसरे ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे आते हैं हार्ट पे अगर लंबे समय पे हाई ब्लड प्रेशर का प्रभाव रहा तो हार्ट चौड़ा होना, हार्ट की पंपिंग क्षमता घटना, हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ना, ये सारे लक्षण उसकी वजह से आ सकते हैं। और फोर्थ मोस्ट कॉमन, जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूं, किडनीज। तो किडनी यानी कि गुर्दा अगर लंबे समय ब्लड प्रेशर से प्रभावित रहेगा तो धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग सिस्टम गिरने लगती है। दुनिया में अगर देखा जाए तो किडनी फेलियर के दो मुख्य कारण है, एक डायबिटीज और सेकंड ब्लड प्रेशर। जी, ऐसे कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर का और किडनी रोगों का आपस में संबंध है। जी, बिल्कुल सही बोला। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और उसका जवाब भी इस प्रकार से है कि जो ब्लड प्रेशर एक एसेंशियल, मतलब ब्लड प्रेशर के दो प्रकार, एक एसेंशियल जिसको प्राइमरी बोलते हैं, जो साधारण तौर पे 35 to 60 ईयर्स की एज में पाया जाता है, और उसका मुख्य कारण कई बार फैमिली हिस्ट्री में होता है और कई बार अपने आप भी जन्म लेता है, इसीलिए उसको एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। दूसरा जो कारण होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, मतलब किसी बीमारी के चलते ब्लड प्रेशर का होना, उसमें उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और सबसे आम बीमारी है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बनता है वो है किडनी की बीमारी। अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन उठाएं अपन केसेस तो 90% पेशेंट्स के अंदर किडनी डिजीज ही मुख्य कारण उभर के आता है। जब जांच करते हैं उसके बाद में पता चलता है। तो गंभीर तो है ही, अगर लंबे समय अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहा तो वो किडनी को डैमेज करेगा। अगर किडनी की बीमारी है उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अगर वो बढ़ा हुआ रहा तो वो किडनी को फर्दर डैमेज करने की प्रक्रिया करता है। सो ब्लड प्रेशर इन एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस अगर अनकंट्रोल रहता है तो किडनी को नुकसान पहुंचाता है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी। अब डॉक्टर ब्रह्म भट्ट हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसको नियंत्रण में कैसे रखा जा सकता है। आमतौर पर आजकल कहा जाता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्या स्ट्रेस भी कारण है ब्लड प्रेशर का? जी अनिल जी, ये आज की जो अपनी फास्ट लाइफ है जिसके अंदर स्ट्रेस बढ़ता जाता है, टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच, टारगेट मिलते हैं सभी को अपने कार्य में, जिसके कारण वो स्ट्रेस को जन्म देता है और स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हाइपरटेंशन। दूसरी अपनी जीवन जीने की जो शैली है, लाइफस्टाइल, उसकी वजह से हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये एक दोनों ऐसी बीमारियां शरीर के अंदर जन्म लेती है जो बहुत आगे तकलीफें देती है। तो स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर्स बढ़ते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर्स को नहीं होने देना है तो सबसे पहले इन दोनों से कैसे मुक्त रहने उसके ऊपर को कार्य करने की जरूरत है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे सब लोग जानते हैं कि 30 to 40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग एवरी डे, इट इज मस्ट। सेकेंड, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी जिसके अंदर पाया गया कि योग, प्राणायाम एंड मेडिटेशन इज साइंटिफिकली प्रूवन फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर और इवन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड प्रेशर, वेरी वेल नोन। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है अपनी डाइटरी हैबिट्स, जिसके अंदर सॉल्ट, नमक का इंटेक होता है। जो अत्यधिक नमक का इंटेक करते हैं, ज्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं, इसकी वजह से सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन पैदा होता है।
चौथा, अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है और ब्लड प्रेशर आने नहीं देना है तो एक नाम यूज किया गया है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन द्वारा, जिसको बोलते हैं डैश ईटिंग प्लान, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है, जैसे सॉल्ट तो मैंने बताया कि भाई सॉल्ट को मात्रा कम से कम लिया जाए, सॉल्ट कंटेनिंग आइटम्स, फ्रोजन फूड जितना ही कम से कम यूज करें उतना बेटर है। जंक फूड का उन्होंने उल्लेख किया गया कि ज्यादा कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर क्या खाने की चीजें फायदेमंद करती है, उसके अंदर जैसे अपनी भारतीय संस्कृति में होता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स, जिसके अंदर पोटेशियम रिच खाना जो बोलते हैं, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में या ब्लड प्रेशर की बीमारी रोकने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और चौथा इंपॉर्टेंट आता है कि भाई बैलेंस ईटिंग प्लान, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की फिक्स क्वांटिटी रहे, फैट की फिक्स क्वांटिटी रहे, प्रोटीन की फिक्स क्वांटिटी रहे, ये बहुत जरूरी है। बोलते हैं कि मेजॉरिटी चंक जो होता है अपना 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट रहता है, 20 to 30% या अप टू 40% आप उसके अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10 to 20% से ज्यादा फैट का कंजम्पशन नहीं हो। तो जब ये डाइट इस्तेमाल करते लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में, तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत ही बढ़िया होने लगा और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से दूर भी रख सकते हैं, मुक्त रह सकते हैं। और जो हमेशा मैं बोलता हूँ, अपनी जो पेन किलर दवाइयां हैं जो नॉर्मली अपन ओवर द काउंटर दवाई की दुकान से जाके खरीदते हैं, पेन किलर्स अगर जब लंबे समय ज्यादा खाते हैं किडनी में तो नुकसान करेगी, साथ में ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को भी जन्म। आपने कहा कि नमक की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, अब ये कम कितनी होनी चाहिए? अगर हम कहें कि 1 चम्मच 2 चम्मच कितना होना चाहिए? अब एक नॉर्मल एडल्ट को 50 से 60 किलोग्राम जिसका वजन है, इसको नॉर्मल कितना नमक खाना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर प्रिवेंट हो सके या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से दूर रहा जा सके? तो 1 चम्मच जो अपनी खाने की स्पून जो इस्तेमाल करते हैं जिससे अपन खाना खाते हैं, वो होता है 5 ग्राम। जब उसको भरते हैं सॉल्ट में डाल के, उससे ऊपर का जो सरफेस है उसको फ्लैट कर दो तो 5 ग्राम सॉल्ट हो गया। जब 5 ग्राम को हाफ करते हैं तो 2.5 ग्राम के करीब सॉल्ट हो गया। 2.5 ग्राम इज ए स्ट्रिक्ट कंट्रोल, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर को बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल रख सकते हैं। जो गाइडलाइन बताती है वो 2 से 4 ग्राम सॉल्ट है, सो 2.5 से थोड़ा सा ऊपर भी रहता है चम्मच में, तो वो इस्तेमाल कर सकते। ये नमक पूरे 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि खाना बना लिया उसमें नमक इस्तेमाल हो गया उसके ऊपर से ये 2.5 ग्राम सॉल्ट को यूज करें। ये 2.5 से 4 ग्राम सॉल्ट पूरे दिन में इस्तेमाल करना है। मैक्सिमम लिमिट 6 ग्राम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जी, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जैसे कहते हैं कि आजीवन दवा खानी पड़ती है, ये बात कितनी सही है? जी, अब जैसे स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन के ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार रहता है आजकल। जैसे आपने बहुत राइटली सवाल पूछा कि लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियां होती हैं, तो कुछ हद तक स्टेज 1 या प्री हाइपरटेंसिव स्टेज होता है जिसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। कई बार शुरू के स्टेज में हम लोग मेडिसिन हल्की फुल्के डोज में स्टार्ट भी करते हैं और हमारे पेशेंट्स लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मॉडिफाई भी करते हैं, तो 6 महीने में, साल भर में कई बार डोज कम भी हो जाता है और बहुत मिनिमम डोज पे होता है तो कई बार बंद भी हो जाता है। अदरवाइज देखा जाए कि ब्लड प्रेशर स्टेज 2 हाइपरटेंशन मतलब 160 या उसके आसपास रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमेशा ब्लड प्रेशर की गोली की रिक्वायरमेंट आती है। हाँ, डोज कम जरूर हो सकता है, विथ आप जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करते हैं तो डोज कम हो सकता है, पर मोटे तौर पे माना जाए तो ये लाइफ लॉन्ग बीमारी की रूप में ही गिना जाता है। अगर किसी को क्योर भी हो जाता है, मतलब इन द सेंस कि कंट्रोल भी हो जाता है बाय मेडिसिन्स या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी, तो उसका ये मतलब नहीं कि नॉर्मल हो गया तो अब इसका ध्यान रखना छोड़ दे या अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करना स्टार्ट कर दे। जरूर उसका डॉक्टर की एडवाइस या गाइडेंस के थ्रू ही आगे बढ़े। जी, अब मधुमेह की बात कर लेते हैं। तो मधुमेह रोग के साथ भी इसको हम एक कंप्लीट पैकेज के रूप में लेते हैं, और थोड़ा बताएं कि मधुमेह के रोगी को किन बातों का ध्यान रखना है। और आपको पता ही है कि अगर मधुमेह नियंत्रण में नहीं है तो फिर किडनी पे उसका प्रभाव पड़ता ही है। जी, तो थोड़ा इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये किडनी की बीमारी होने के वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मोर देन 50% कारण में से एक माना जाता है। तो जैसे ब्लड प्रेशर की रोकथाम करते हैं, इसी प्रकार डायबिटीज की रोकथाम भी बहुत जरूरी है। और जो बेसिक जो लाइफस्टाइल है,
ये सारे मुझे लगता है कि बीमारियों में अनिल जी एक प्रकार की होती है। जैसे बैलेंस खाना खाना, नमक को कंट्रोल रखना, शुगर के पेशेंट्स के लिए खास ये ध्यान रखना है कि मीठे की बिल्कुल डाइट में इस्तेमाल नहीं करें, और स्ट्रेस फ्री लाइफ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर शुगर कंट्रोल बहुत बढ़िया रहता है, जैसे बताए जाएंगे कि HbA1c 7 के नीचे, 6 से 7 के बीच में रखते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स, तो डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, अगेन डायबिटीज के क्या कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट, किडनी डिजीज, आईज, ब्रेन पे इफेक्ट आना, नर्व्स पे इफेक्ट आना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस से लाइफ लॉन्ग दूरी बना सकते हैं। तो ये आई थिंक शुगर एंड ब्लड प्रेशर दोनों का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दवाओं की बात करते हैं, तो दवा अगर सुबह आप नाश्ते की बात कर रहे हैं और किसी कारणवश आप भूल गए तो फिर क्या किया जाए? अनिल जी, नाश्ते के साथ में ब्लड प्रेशर की दवाई लेने का एक लॉजिक है कि जिससे इंसान याद रख सके। ब्लड प्रेशर की दवाई मोटे तौर पे देखा जाए तो दिन में मैक्सिमम टाइम 1 a day डोज होता है, क्योंकि सारी मेजॉरिटी दवाइयां लॉन्ग एक्टिंग मतलब लंबे समय काम करने वाली दवाइयां रहती है। तो अगर कोई इंसान ब्रेकफास्ट में लेना भूल गया और 4 घंटे बाद याद आता है कि मुझे ये दवाई लेनी है, तो जरूर उसको लेना जरूरी है। वो कोई भी समय याद आए तो ले लें, तो जिससे ब्लड का जो लेवल है दवाई का वो घटे नहीं और ब्लड प्रेशर लगातार मेंटेन रहे। और ब्रेकफास्ट के साथ में सबसे बेस्ट याद रखने का तरीका है, हमेशा मेजॉरिटी पेशेंट ब्रेकफास्ट के साथ में याद रख के लेते हैं, तो दिस इज वेरी गुड। गर्भवती माताओं को भी कहा जाता है कि जो रक्तचाप है उसको नियंत्रण में रखे, इसके पीछे क्या खास कारण है? जैसे हाइपरटेंशन से होने वाली डिजीजेस, सामान्य मानस आदमी में तो किडनी पे असर आना, हार्ट पे असर आना रहता है। प्रेग्नेंट फीमेल पे सबसे बड़ा कंसर्न रहता है खुद की हेल्थ और साथ में जन्म आने वाले जो बच्चा है उसकी हेल्थ, फीटस की हेल्थ, ये दोनों का इंपॉर्टेंस आ जाता है कि यहाँ 2 जिंदगी का सवाल होता है। तो ब्लड प्रेशर से मदर को तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स डिलीवरी के समय पे आती है, जिसको बोलते हैं प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना, उसके साथ में कई बार किडनी पे भी इफेक्ट आता है। बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कन्वल्जेंस यानी कि दौरे की समस्या आना। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स ये आती है कि बच्चों में जो कॉर्ड के थ्रू ब्लड पहुंचता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो ब्लड सप्लाई भी हैम्पर हो जाता है, जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस मतलब फीटस को, बच्चे को आने वाला खतरा, ऑक्सीजनेशन का खतरा वगैरह सारे प्रकार के खतरे हो जाते हैं। कई बार ये प्रोसेस अगर लंबी चलती है, अनकंट्रोल रहती है, तो बच्चे की ग्रोथ और मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट आने का चांस रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को ANC मतलब एंटीनेटल केयर में फ्रॉम फर्स्ट मंथ से रेगुलर चेक करते हैं, सारे गायनेकोलॉजिस्ट उसको मॉनिटर करते रहते हैं। अब अंत में आपने कहा था कि आंखों पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है अगर उच्च रक्तचाप है, तो जो रेटिनोपैथी हम कहते हैं, ये थोड़ा बताएं श्रोता किस तरह से इस पर नियंत्रण कर सकते हैं और आंखों के रोगों से बच सकते हैं? जी, जब भी किसी भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है तो सबसे पहला काम हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई एक बेसिक रूटीन टेस्टिंग होना चाहिए, जिसके अंदर एक जनरल चेकअप, एग्जीक्यूटिव चेकअप मान लें, जिसके अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट आ गया, ब्लड शुगर्स आ गया, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल्स आ गया, किडनी टेस्ट हो गया ब्लड टेस्ट में, अल्ट्रासाउंड किडनीज का, एब्डोमेन का, हार्ट का, इकोकार्डियोग्राफी, TMT टेस्ट एक एग्जीक्यूटिव चेकअप में आता है। ये हाइपरटेंशन के टारगेट है, उनको अपन जानते हैं। सेम तरीके से जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में जाएं और आई ड्रॉप डाल के एक डायलेटेड फंडस नाम का टेस्ट होता है। फंडस्कोपी मतलब पर्दों की यानी कि रेटिना की जांच करना। वो ड्रॉप डाल के आपको थोड़ा सा समय लेके जाना है, क्योंकि आधा घंटे का प्रोसेस रहता है। आंख में ड्रॉप डालते हैं, फिर उसको डायलेट करते हैं, फिर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट द्वारा पर्दों की जांच करते हैं, जिसके अंदर पता चलता है कि हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी है या नहीं है। तो फिर उसकी स्टेजिंग, ग्रेडिंग बोला जाता है, जिसको समझना होता है। स्टेज 1 माइल्ड होता है और स्टेज 4 सबसे गंभीर यानी कि एडवांस स्टेज होता है। ये एक तरह से ये भी बताता है कि ब्लड प्रेशर कितना समय से रहा, कितना सीवियर रहा, ये भी एक क्लिनिशियन को मतलब ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स को भी एक आइडिया देता है। और ये भी बताता है कि भाई ये ब्लड प्रेशर ने टारगेट ऑर्गन्स पे असर देना स्टार्ट कर दिया, तो आगे और सलामती रखे। आंखों का तो टेस्ट करे ही करे, साथ में ब्लड प्रेशर नियंत्रण में बहुत ज्यादा तत्परता दिखाएं, ये जरूरी है। तो अंत में इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहता हूं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ रखें अनिल जी। और मुझे फिर से लगता है कि योग और मेडिटेशन जो अपने ऋषि मुनियों के जमाने से बहुत प्रचलित
और इतनी बेहतरीन चीज है जो सभी लोग अपने जीवन में उसको रेगुलर बनाएं, डिसिप्लिन बनाएं, और काफी लोग कर भी रहे हैं, उस बात की भी मुझे खुशी है। तो डॉक्टर भाविन ब्रह्मभट्ट, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे श्रोताओं से उच्च रक्तचाप, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच।